लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। प्लेन बहुत सारी लाइनों से बनती है। वॉल्यूम बहुत सारे प्लेन से बनता है। हाइपर वॉल्यूम बहुत सारे वॉल्यूम से बनता है। नहीं, यह सही तरीका नहीं है मेरी कहानी शुरू करने का। हर कहानी लिखने वाला आजकल ये दावा करता है कि उसकी बात सच है, लेकिन मेरी कहानी सच है। मैं अकेला रहता हूं बेलग्रानो स्ट्रीट, ब्यूनस आयर्स में 4थी मंजिल के एक फ्लैट में। कुछ महीने पहले एक रात दरवाजे पर नॉक हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। वो लंबा था। उसकी शक्ल सूरत बहुत नॉर्मल थी, या शायद मेरी आंखों की कमजोरी की वजह से मुझे ऐसा लगा। उसने ग्रे कपड़े पहने थे और हाथ में ग्रे सूटकेस था। वो एकदम सिंपल लग रहा था। पहली नजर में मुझे पता चल गया कि वो फॉरेनर है। शुरू में मुझे वो बूढ़ा लगा, बाद में समझ आया कि उसकी पतली ब्लॉन्ड बालों की वजह से मुझे धोखा हुआ, जो स्कैंडिनेवियन तरीके से लगभग सफेद थे। हमारी बातचीत जो 1 घंटे भी नहीं चली, उसमें मुझे पता चला कि वो आर्कनीच से आया है। मैंने उसे अंदर बुलाया और एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो थोड़ी देर चुप रहा। उसमें से एक अजीब सा सूनापन आ रहा था, जैसे अब मुझसे भी आता है। मैं बाइबल्स बेचता हूं, उसने कहा। मैंने थोड़ा ओवर स्मार्ट बनते हुए जवाब दिया, इस घर में कई इंग्लिश बाइबल्स हैं। पहली वाली जॉन विक्लिफ की भी है। मेरे पास सिप्रियनो दी वेलेरा की, लूथर की, जो लिटरेरी हिसाब से सबसे खराब है, और लैटिन वर्जन वेलगिट भी है। मतलब मुझे बाइबल्स की जरूरत नहीं है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं सिर्फ बाइबल्स नहीं बेचता। मैं तुम्हें एक पवित्र किताब दिखा सकता हूं जो मुझे बीकानेर के पास मिली थी। शायद तुम्हें दिलचस्प लगे। उसने सूटकेस खोला और किताब टेबल पर रख दी। वो कपड़े में बंधी हुई थी। साफ दिख रहा था कि बहुत लोगों के हाथों से गुजरी है। उसे उठाया तो वजन देखकर हैरान रह गया। उसके स्पाइन पर लिखा था होली रिट और उसके नीचे बॉम्बे। शायद 19वीं सदी की है, मैंने कहा। मुझे नहीं पता, उसने कहा। मैंने कभी पता नहीं किया। मैंने किताब को किसी भी पेज से खोल लिया। उसमें जो भाषा लिखी थी वो मुझे समझ नहीं आई। पेज घिसे हुए और छपाई भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेआउट डबल कॉलम में था, जैसे बाइबल्स में होता है। टेक्स्ट बहुत पास पास लिखा था और छोटे छोटे हिस्सों में बटा था। ऊपर कोने में अरबी नंबर्स थे। मैंने देखा, एक लेफ्ट साइड वाले पेज पर नंबर था, मान लीजिए 4,16,727, और उसके सामने वाले राइट साइड पेज पर 999। मैंने पेज पलटा। उस पर 8 डिजिट का नंबर था। उस पर एक छोटी सी तस्वीर भी थी, जैसे डिक्शनरी में होती है। एक एंकर जो पेन से बना था, जैसे किसी स्कूल के बच्चे ने खींचा हो। उसी वक्त उस अजनबी ने कहा, इस तस्वीर को ध्यान से देखो, तुम इसे दोबारा कभी नहीं देखोगे। मैंने पेज पर उंगली रखकर किताब बंद कर दी। फिर फौरन खोलकर उसी तस्वीर को ढूंढने लगा, लेकिन हर पेज पलटने पर भी वो एंकर की फोटो नहीं मिली। मैंने अपनी घबराहट छुपाने के लिए कहा, लगता है ये किसी इंडियन भाषा में बाइबल का वर्जन है ना? नहीं, उसने कहा। फिर थोड़ा धीरे बोलते हुए, जैसे कोई राज बता रहा हो, उसने कहा, ये किताब मैंने एक गांव में कुछ रुपए और एक बाइबल के बदले ली थी।
उसका मालिक पढ़ना नहीं जानता था। मुझे लगता है वो बुक ऑफ बुक्स को ताबीज मानता था। वो बहुत नीची जाति का था। उसकी छाया में सिर्फ वही लोग चल सकते थे जो खुद अछूत थे। उसने मुझे बताया कि उसकी किताब का नाम है बुक ऑफ सैंड, क्योंकि जैसे रेत का, जैसे सैंड का कोई शुरुआत या अंत नहीं होता, वैसे ही इस किताब का भी नहीं है। उस अजनबी ने मुझसे कहा कि पहले पेज को ढूंढो। मैंने बाएं हाथ से कवर पकड़ा और कोशिश की कि अंगूठा फ्लाई लीफ पर आए, लेकिन हर बार कई पेज मेरे अंगूठे और कवर के बीच आ जाते। ऐसा लग रहा था जैसे पेज खुद ही बढ़ते जा रहे हैं। अब आखिरी पेज ढूंढो। मैं फिर से फेल हो गया। मैं बस इतना ही कह पाया, ये हो ही नहीं सकता। फिर भी धीमी आवाज में उस अजनबी ने कहा, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन ये है। इस किताब में पेज गिनती के नहीं बल्कि अनगिनत यानी इनफाइनाइट हैं। इसमें न कोई पहला पेज है न आखिरी। मुझे नहीं पता ये नंबरिंग ऐसी क्यों है। शायद इसलिए ताकि लगे कि अनंत इनफाइनाइट चीज में कोई भी नंबर हो सकता है। फिर जैसे वो खुद से बात कर रहा हो, उसने कहा, अगर स्पेस इनफाइनाइट है तो हम कहीं भी हो सकते हैं। अगर टाइम इनफाइनाइट है तो हम किसी भी टाइम पर हो सकते हैं। उसकी ये बातें सुनकर मुझे चिढ़ सी होने लगी। मैंने पूछा, तुम रिलीजियस हो, है ना? उसने कहा, हाँ, मैं प्रेस्बिटेरियन हूं। मेरा दिल साफ है। मुझे यकीन है कि जब मैंने उस आदमी को भगवान की किताब दी, उसके बदले ये किताब ली, तो मैंने उसके साथ कोई चीटिंग नहीं की। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि उसे कोई पछतावा नहीं होना चाहिए और पूछा कि वो यहां बस ऐसे ही आया है या रुकेगा। उसने बताया कि वो कुछ दिनों में अपने देश लौट जाएगा। उसी वक्त मुझे पता चला कि वो स्कॉटलैंड के आर्कनी आइलैंड से है। मैंने कहा कि मुझे स्कॉटलैंड बहुत पसंद है, खासकर स्टीवेंसन और ह्यूम की वजह से। उसने कहा, तुम्हारा मतलब स्टीवेंसन और रॉबी बर्न्स है? हम बात कर रहे थे। मैं उसी बीच उस इनफाइनाइट किताब को उलट पलट रहा था। मैंने दिखावे के तौर पर पूछा, क्या तुम ये किताब ब्रिटिश म्यूजियम को देने वाले हो? उसने कहा, नहीं, मैं ये तुम्हें दे रहा हूं। और उसने किताब की कीमत काफी ज्यादा बताई। मैंने सच सच कहा कि इतनी बड़ी रकम देना मेरे बस में नहीं है और सोचना शुरू किया। कुछ मिनट बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने कहा, चलो एक्सचेंज करते हैं। तुमने ये किताब कुछ रुपए और बाइबल के बदले ली थी। मैं तुम्हें अपनी पेंशन का पूरा पैसा देता हूं जो अभी अभी मिला है, और अपनी ब्लैक लेटर विक्लिफ बाइबल भी देता हूं। ये बाइबल मेरे परिवार की विरासत है। उसने धीरे से कहा, ब्लैक लेटर विक्लिफ। मैं अपने कमरे में गया, पैसे और बाइबल ले आया। उसने किताब के पेज पलटे और टाइटल पेज को देखकर खुश हो गया। उसने कहा, ठीक है, डील हो गई। मुझे हैरानी हुई कि उसने कोई बार्गेन नहीं की। बाद में समझ आया कि वो पहले से ही ये किताब बेचने के इरादे से आया था। उसने पैसे गिने बिना रख लिए। हमने इंडिया, आर्कनी और नॉर्वेजियन शासकों के बारे में बात की। जब वो आदमी गया, रात हो चुकी थी। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा
उसका नाम भी नहीं पता चला। मैंने सोचा बुक ऑफ सैंड को शेल्फ में उसी जगह रख दूं जहां विक्लिफ बाइबल रखी थी, लेकिन बाद में मैंने उसे एक टूटी फूटी किताबों की कतार में पीछे छुपा दिया जो 1001 नाइट्स की थी। मैं बेड पर गया लेकिन नींद नहीं आई। 3-4 बजे रात को लाइट जलाकर वो नामुमकिन किताब निकाली और उसके पेज पलटे। एक पेज पर मुझे एक मास्क की फोटो मिली। पेज के ऊपर कोने में जो नंबर था वो इतना बड़ा था कि मुझे याद भी नहीं रहा। वो नंबर 9th पावर में लिखा था। मैंने अपनी ये खजाना किसी को नहीं दिखाया। उसे रखने की खुशी के साथ साथ डर भी था कि कहीं चोरी न हो जाए, और फिर शक भी था कि कहीं ये सच में इनफाइनाइट है भी या नहीं। इन दोनों बातों ने मेरी पुरानी अकेलेपन की आदत और बढ़ा दी। मेरे कुछ ही दोस्त बचे थे, अब उनसे भी मिलना बंद कर दिया। उस किताब का कैदी बन गया था, बाहर जाना छोड़ दिया था। किताब की रीढ़, उसकी स्पाइन और कवर की मैग्नीफाइंग ग्लास से देखकर भी मुझे कोई जुगाड़ नहीं मिला। छोटी छोटी तस्वीरें 2000 पेज छोड़कर आती थी। मैंने उन्हें अल्फाबेटिकल तरीके से एक नोटबुक में लिखना शुरू किया जो जल्दी ही भर गई। एक भी फोटो दोहराई नहीं गई। रात को जब नींद नहीं आती थी, मैं उसी किताब के बारे में सपना देखता था। गर्मी आई और गर्मी गई और मुझे एहसास हुआ कि ये किताब बहुत ही अजीब और डरावनी है। मुझे क्या फायदा था ये सोचकर कि मैं जो इस किताब को देख रहा हूं, छू रहा हूं, मैं खुद भी उतना ही अजीब हूं। मुझे लगा ये किताब किसी बुरे सपने जैसी चीज है जो सच को भी गंदा और गलत बना रही है। मैंने आग के बारे में सोचा, लेकिन डर गया कि कहीं इस इनफाइनाइट किताब को जलाना भी इनफाइनाइट न हो जाए और उसका धुआं पूरे धरती को घेर ले। मुझे कहीं पढ़ा हुआ याद आया कि एक पत्ता छुपाने के लिए सबसे अच्छी जगह है जंगल। रिटायरमेंट से पहले मैं मैक्सिको स्ट्रीट की अर्जेंटीना नेशनल लाइब्रेरी में काम करता था, जिसमें 9 लाख किताबें थीं। मुझे पता था कि एंट्रेंस के दाईं तरफ एक घुमावदार सीढ़ी बेसमेंट में जाती है, जहां किताबें, मैप्स और पुराने पेपर्स रखे होते हैं। एक दिन मैं वहां गया, स्टाफ के एक आदमी से बचते हुए। बिना ध्यान दिए कि कितनी ऊंचाई या दूरी पर है, मैंने बुक ऑफ सैंड को बेसमेंट की एक पुरानी शेल्फ में कहीं छुपा दिया।